Hello students, welcome to the channel Learn Law with Zarlish. So today's topic is environmental law. And आज इस टॉपिक में हम सब कुछ कवर करेंगे. इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे इन्वायरमेंटल लॉ से रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में होते हैं या फिर आपको जुडिशरी के लिए पढ़ने होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे. मैं ये नहीं कहूँगी इसमें प्रॉपर सारे डिटेल्ड नोट्स हैं, पर इतने नोट्स इतने सफिशिएंट नोट्स हैं ये, जिसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में प्रॉपरली सब कुछ डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं. आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी. इस वीडियो में आपको सारे केस लॉज, सारे नोट्स, प्रॉपर मेन हर चीज़ का जिस्ट मिल जाएगा, हर टॉपिक का जिस्ट आपको मिल जाएगा कि आपको किस में क्या लिखना है. जितने भी एक्ट इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर होते हैं उनके बारे में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा. आपको पता लग जाएगा कि इन्वायरमेंटल लॉ में होता क्या है, इसके अंदर एग्जिस्ट क्या करता है. तो ये वीडियो हमारी बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा वन शॉट है. ये पूरा इन्वायरमेंटल लॉ हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ इसमें कवर होगा. कोई भी टॉपिक हम कोशिश करेंगे ना छूट जाए हमसे. इसमें केस लॉज सारे आपको मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज होंगे सब कुछ इसमें मेंशन होगा. आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे सो आई कैन गारंटी यू कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. आपका इन्वायरमेंटल लॉ का एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छूटने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा. ये एक वीडियो, दिस ओनली वीडियो इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशंस. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल लॉ के वन शॉट से. सबसे पहला टॉपिक है इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन. पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट दोबारा आ गया है शायद, इसको आप ठीक कर लेना. तो मीनिंग और डेफिनेशन क्या होती है इन्वायरमेंट की और पॉल्यूशन की. सो द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि है एनवायरनर, जिसका मतलब होता है सराउंड, टू सराउंड. इट एनकम्पासेस ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, लिविंग, बायोटिक, लिविंग मतलब बायोटिक चीज़ें जो होती हैं, एंड नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक, that influence the existence and the development of the living organisms. इसका डेफिनेशन दिया गया है लॉ के अंदर, और लॉ के किस एक्ट के अंदर? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके अंदर इन्वायरमेंट लॉ को डिफाइन किया गया है दैट इन्वायरमेंट टू इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर हमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन गिवन है, जो हमें बताती है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है. वाटर आता है, एयर आता है, लैंड आती है, और इसके इंटर रिलेशनशिप्स आते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ. अब पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं. पॉल्यूशन रेफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल resources caused by human activities leading to harmful effects on living organisms and the ecological balances. पॉल्यूशन उसे कहा जाता है जो कि कंटेमिनेशन लाता है नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, जो कॉज करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज पर, और लीडिंग टू हार्मफुल इफेक्ट्स, जिसके द्वारा हमें हार्मफुल इफेक्ट्स हमें लगते हैं, हमें होते हैं किसके ऊपर? ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जो भी होते हैं, बर्ड्स वगैरह, उन सब के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है. और हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके अंदर डिस्ट्रप्शन हो जाता है. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं. अब इसकी लीगल डेफिनेशन की बात कर लें तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन कह रही हूँ, आई एम सॉरी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर एयर पॉल्यूशन को हम डिस्क्राइब किया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस एटमॉस्फेयर के अंदर जो हार्म करे ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, और किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को विच इज लिविंग. ओके, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसमें वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन गिवन है. वाटर पॉल्यूशन मीन्स द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर दैट ऑल्टर्स इट्स फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. ये हमारी पॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन एंड सोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज. पॉल्यूशन के काइंड्स क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें क्या क्या हो जाते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की. एयर पॉल्यूशन होता है व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिलीज्ड इनटू एयर. जब ये जो हमारे केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, जब ये रिलीज हो जाते हैं एयर के अंदर, तब हम उसे क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन.
इसके सोर्सेज क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल एमिशंस, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं अलग अलग किस्म के, और जब उनमें से जो गैसेस रिलीज होती हैं उसके थ्रू हमें ये एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। व्हीकुलर एग्जॉस्ट, जो व्हीकल्स चलते हैं हमारे, कार, स्कूटर, बाइक, बस, सब कुछ, उसके अंदर से जो भी एग्जॉस्ट होता है हमारी वो केमिकल्स, तो उसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। डिफॉरेस्टेशन दिन पर दिन होता है, हम जो पेड़ों को काट देते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती नहीं है, जितने हम हार्मफुल सब्सटेंसेस हम एयर में रिलीज कर देते हैं, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये सब कुछ। और कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर क्या आएंगे? अब हमें कॉन्सिक्वेंसेस मतलब एक तरीके से रिजल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, इलनेस होती है, अस्थमा होता है लोगों को, ब्रोंचिटिस एक बीमारी होती है, वो होती है। कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में ये प्रमोट करता है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कराता है एयर पॉल्यूशन। ड्यू टू किस वजह से? इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज को ये इंक्रीज कर देता है। एसिड रेन होती हैं, जब एनवायरनमेंट में, जब एटमॉस्फेयर में हमारी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे तो वो एयर के थ्रू भी, जब बारिश होगी तो वो पानी से मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो एसिड रेन प्रोड्यूस कर देंगे, विच डैमेजेस, जो डैमेज करते हैं फिर क्रॉप्स को, बिल्डिंग्स को, एंड अदर वाटर बॉडीज एंड अनदर वाटर बॉडीज को। अब इसके अंदर एक मेजर केस लॉ है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेहिकुलर पॉल्यूशन केस हम इसे कहते हैं। द कोर्ट मैंडेट्स द यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कोर्ट ने मैंडेट कर दिया था कि वो सीएनजी, जिसम सीएनजी, आपको सीएनजी का फॉर्म पता होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो यूज़ है उसे मैंडेट कर दिया कि करना ज़रूरी है इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कॉज हो रहा था इन दिल्ली। टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी का यूज़ मैंडेट कर दिया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज। वाटर पॉल्यूशन के अब सोर्सेज क्या क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल एफिलेंस, अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड ऑयल स्पिल्स। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके रिजल्ट क्या होता है फिर? वाटर बोर्न डिजीजेज होती हैं लाइक कोलेरा एंड टाइफाइड, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं इन फिशिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज। इसके अंदर भी एक केस लॉ गिवन है, इंडियन काउंसिल्स फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे बिच्छरी विलेज केस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। वो एमसी मेहता वाला केस भी ऊपर इंपॉर्टेंट था, उसे भी आपको पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा, इन्वायरमेंट लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ केसेस ही हैं, आपको केसेस के थ्रू ही अपने आंसर्स लिखने हैं। अगर आप नॉर्मल डिफाइन करके या डिस्क्राइब कर आ जाएंगे किसी भी टॉपिक को और केसेस मतलब केस लॉज मेंशन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, सो ये इस केस लॉ में क्या कहा गया था? इंडस्ट्रीज वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इंडस्ट्रीज को लायबल कर दिया गया था, रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया था फॉर कॉजिंग ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एंड वेयर ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, कि ग्राउंड वाटर में कंटेमिनेशन क्रिएट हो रहा है, कॉज हो रहा है, और उसके लिए हमें पे करने के लिए हमको कह दिया गया था, मतलब इस कंपनी को पे करने के लिए कह दिया था कंपनसेशन। Next is soil pollution. Soil pollution occurs due to the excessive use of chemicals. Soil pollution तब होता है जब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाता है केमिकल्स का, एंड द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और जहाँ पर डिस्पोजल जो होता है वेस्ट का वो इम्प्रॉपर तरीके से होता है, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता वेस्ट को। इसके सोर्सेज क्या हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होंगे? डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी का जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बहुत जल्दी। एंट्री ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इनटू द फूड चेन, अब जहाँ से हमारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, अब वो सॉइल ही जब हमारी इनफर्टाइल होगी, अच्छे से नहीं होगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारे जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं, वो हमारे फूड चेन के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। डैमेज टू क्रॉप्स हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इकोसिस्टम में डिसबैलेंसेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगला है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन रेफर्स टू हार्मफुल और एक्सेसिव लेवल्स ऑफ नॉइस इन द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट के अंदर इतनी हार्मफुल नॉइसेज क्रिएट होती हैं, इतनी शोर शराबा जिसे हम कहते हैं, जो नाकाबिल बर्दाश्त हो, वो उसे नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। जो भी साउंड्स, जो भी ऐसी आवाज़ें हो जो नाकाबिल बर्दाश्त की हो, तो इसका सोर्सेज होगा ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, लाउड स्पीकर्स एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। अब आपने देखा होगा जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे इतनी मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं, और उन मशीन्स की वजह से जो इतना नॉइज़ क्रिएट होता है, वहाँ पर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल होता है, मतलब बिल्कुल दुश्वार होता है, वहाँ पे हम रह नहीं सकते, 5-10 मिनट हम वेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा होता है।
इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ज़ाहिर सी बात है, हम जब ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में कोई चीज़ सुनेंगे, कोई शोर-शराबा, तो हमारी हे हम हमको हेयरिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा मतलब एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है, हमें स्ट्रेस हो सकता है उससे, उस नॉइज़ की वज़ह से। हमें कोई भी नुकसान हो सकता है, मेंटल लेवल पर भी और फिज़िकल लेवल पर भी। तो इंक्रीज़ स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी, इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन एंड स्लीप। आप सो नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, ज़्यादा शोर में हम अपनी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम कन्वर्सेशंस नहीं कर सकते। तो बहुत प्रॉब्लम होती है नॉइज़ पॉल्यूशन से। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? नॉइज़ पॉल्यूशन से। ओके, इसमें अब एक केस लॉ है, नॉइज़ पॉल्यूशन वी इन रे 2005। Guidelines were issued for the regulation of loudspeakers and firecrackers, especially during festivals. अब दिवाली के टाइम पे इतने फायर क्रैकर्स होते हैं, रात को, दिवाली की रात को आपको सोना मुश्किल होता है। अगर आप जल्दी सोने चाहें, पूरी रात मतलब इतने पटाखों की वजह से जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। दिवाली में इतना ज़्यादा क्रैकर्स बर्न करते हैं लोग, सोचते नहीं हैं कि जो एनिमल्स होंगे और जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनको कितना प्रॉब्लम होता है उनके घरों में, कोई नहीं सोचता, सबको अपनी मस्ती रहती है। लेकिन वो कितना नॉइज़ क्रिएट करता है, दूसरों की लाइफ तक इफ़ेक्ट हो जाती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर 2005 में रेगुलेशंस इशू कर दी थी लाउड स्पीकर्स और फायर क्रैकर्स के ऊपर। नेक्स्ट है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? दिस अकर्स व्हेन इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हीटेड वाटर इनटू वाटर बॉडीज। जब कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो हीटेड वाटर, जो बहुत ज़्यादा बेहद गर्म वाटर डिस्चार्ज करती हैं अपनी इंडस्ट्रीज से वाटर बॉडीज के अंदर, एंड उनका टेम्परेचर को ऑल्टर कर देती हैं। सपोज कहीं का पानी बहुत ठंडा है और वहाँ पे बिल्कुल एक बहुत गर्म पानी चला जाए, तो जाहिर सी बात है कोल्ड और हॉट का इफेक्ट होगा, तो जो टेम्परेचर होगा वो ऑल्टर कर जाएगा। उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? पावर प्लांट्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल कूलिंग प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होंगे? रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हार्म टू एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ होगी उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी की, तो वो हार्म करेगी। वहाँ पे कोई भी ऐसी फिशेस वगैरह रहती हो या कुछ भी ऐसा कुछ भी रहता हो जो हमारी वाटर बॉडीज को डेंजर में लाएगा, तो वो किसकी वजह से होता है? सब कुछ थर्मल पॉल्यूशन, वो थर्मल पॉल्यूशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? अब दिस इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इनटू द एनवायरमेंट। सोर्सेज क्या क्या हैं इसके? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। कॉन्सिक्वेंसेज जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। ओके, तो ये सब था हमारा सेकेंड टॉपिक के अंदर। हमारा थर्ड टॉपिक है एशियंट इंडियन फिलोसफी रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर एशियंट इंडियन फिलोसफी क्या कहती है, अब हमें इसमें ये बताना है। इन एशियंट इंडिया, environmental conservation was an integral part of the society and culture. एशियन इंडिया के टाइम पर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखना, उनसे प्रोटेक्ट करके रखना बहुत एक इंटीग्रल पार्ट था सोसाइटी का और सोसाइटी के कल्चर का। अब इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। पहला है वैदिक फिलॉसफी। इन अर्थ वेदा refers to the earth as mother and emphasizes लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, कि नेचर के साथ हार्मनी में रहो, भाईचारा करके रहो, कि भाई तुम्हें उस नेचर में रहना है, तुम उसकी प्रोटेक्शन करो, उसकी केयर करो एज अ मदर, अपनी माँ की तरह। सैक्रेड ग्रोव्स, प्रोटेक्टेड एरियाज वर मेंटेन्ड एज सैक्रेड फॉरेस्ट। अब अच्छे से मतलब उनको, फॉरेस्ट को, लैंड को अपने गॉड की तरह रखो। सैक्रेड मतलब सैक्रेड इज समथिंग that which is connected with God or religion something. Okay, अब नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा होना चाहिए ये। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म स्ट्रेस्ड नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल द लिविंग बींग्स। हर लिविंग बींग पर नॉन वायलेंस को प्रमोट करो, वायलेंस क्रिएट मत करो। मनुस्मृति के अंदर है एडवोकेट्स पेनल्टीज बताई गई हैं डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल, द चिपकू मूवमेंट इन 1970s echoed these ancient values by focusing on tree conservation. चिपकू मूवमेंट सबको पता है ट्री कंजर्वेशन के रिगार्डिंग था और इसमें एशियन वैल्यूज के ऊपर कोट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कंसर्निंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसका पहला पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSP, जिसको हम सब जानते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 48A,
mandates the state to protect and improve the environment, safeguard forests and wildlife. B. Fundamental duties. Article 51 AG. It is a duty of every citizen to protect and improve natural environment, including forests, lakes, and wildlife. Fundamental rights. Article 21 guarantees the right to life and personal liberty, interpreted to conclude the right to clean and healthy environment. ये MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस. आर्टिकल 243G empowers local bodies to implement schemes related to environmental protections. ये सारी चीज़ें याद हैं, आपको सब याद करना है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, आपको नोट्स देने थे मुझे और आपको अच्छे से थोड़ा बताना था कि इन्वायरमेंटल लॉ है क्या, इसलिए ये वीडियो है. इस वीडियो का पर्पस आपको हर टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ एक जिस्ट पता होना चाहिए, इसलिए आपको नोट्स प्रोवाइड करें हैं और ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि इन्वायरमेंटल लॉ आपको पूरा का पूरा एक ही मिल जाए. क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब पर सर्च किया था कि इन्वायरमेंटल लॉ पे बहुत वीडियोस ऐसी हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं है, कोई भी सिंगल वीडियो नहीं है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर सके. सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको समझ आ जाएगा. इसमें छोटे छोटे टॉपिक है, मैं सब कवर कर दूंगी, आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितना क्या लिखना है, फिर आप उसको आगे एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल प्रोविजंस अंडर CRPC एंड IPC. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. पहले हम CRPC की बात करते हैं. सेक्शन 133 प्रोवाइड्स प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पब्लिक न्यूसेंस इंक्लूडिंग पॉल्यूशन. केस लॉ है इसमें, रतलाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेज वर्दी चंद. द कोर्ट डायरेक्टेड द म्युनिसिपैलिटी टू कंस्ट्रक्ट प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स टू प्रिवेंट पब्लिक न्यूसेंस कॉज बाय द पॉल्यूशन. इस केस लॉ में कहा गया था, कोर्ट ने कहा था कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड किया जाए और पब्लिक न्यूसेंस को प्रिवेंट करने के लिए जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से. अब IPC के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, इसको आप ना टैली कर लीजिएगा न्यू एक्ट्स के साथ, जैसे CRPC को BNSS के साथ टैली कर लेना इसके सेक्शंस, और IPC को BNS के साथ एक बार टैली कर लीजिएगा. ठीक है. सेक्शन 268 पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है. सेक्शन 277 फॉलिंग ऑफ पब्लिक वाटर सोर्सेज के बारे में बात करता है. सेक्शन 278 मेकिंग द एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ के बारे में बात करता है. 6th पॉइंट इज एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. The conflict between economic development and the environmental protection has given rise to the concept of sustainable development. इन दोनों टॉपिक की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, that is sustainable development. प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इंटरजनरेशनल इक्विटी. सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स के अंदर ये 3 प्रिंसिपल्स कंसिडर किए जाते हैं. अगला है इसके अंदर केस लॉ, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2000. The court emphasizes balancing development with environmental preservation. 7th point, current environmental problems. अभी आजकल की current environmental problems चल क्या रही हैं? Climate change caused by greenhouse gases emissions leading to global warming and rising sea levels. Easy है. Deforestation, reduce biodiversity and increases carbon emissions. Plastic pollutions, non-biodegradable waste polluting land and oceans, loss of biodiversity, habitat destruction leading to extinct of species. 8th point, public interest and litigations. गाइज मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए कर रही हूँ, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, और आप इसको एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी email ID में, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर. और कोई भी आप आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ के लिए, या आपको अपनी किसी पर्सनल प्रोफेशनल फील्ड के लिए, चाहे वो लॉ के रिगार्डिंग हो या ना हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. ओके. और मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी कर रही हूँ कवर, क्योंकि इसमें समझाने का इतना कुछ है नहीं, नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, आपको पढ़कर समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बनाया है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल रिप्लाई योर आंसर्स ना, योर क्वेश्चंस. आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस. आई विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर आता है PILs have played vital role in addressing the environmental issues. Environmental issues को डील करने के लिए PILs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कोई भी environmental इशू क्रिएट होता है तो कोई भी पर्सन एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब एक पिटिशन फाइल कर सकता है. और इसमें काफ़ी सारे लैंडमार्क केसेस भी हैं, हम इसे पढ़ते हैं एक बार. आपको केसेस इन्वायरमेंटल लॉ में रटे होने चाहिए. इन्वायरमेंट लॉ में कुछ नहीं है, सिर्फ केस लॉस के बेसिस पर ही आपको अपने आंसर्स लिखने हैं. मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक, केस लॉस को अच्छे से करिएगा. रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बैंड लाइमस्टोन माइनिंग इन देहरादून हिल्स. MC मेहता यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पॉल्यूशन केस है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी.
सारे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज टू इंस्टॉल पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। एक ताज ट्रेपीजियम केस है, स्टेप्स वर टेकन टू रिड्यूस कह रही हूँ मैं सॉरी, स्टेप्स वर टेकन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन नियर द ताजमहल। स्पीड में बोलने की वजह से ना थोड़ा फंबल हो जाता है। नाइन्थ पॉइंट इज प्रेजेंट रेगुलेशन एंड इनैक्टमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। फर्स्ट एक्ट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट बाय रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अमेंडमेंट इसमें हुई हैं काफ़ी सारी। इट हैज़ अंडरगोन मल्टीपल अमेंडमेंट्स इंक्लूडिंग 2000 एंड 2001, स्ट्रेंथिंग पेनल्टीज एंड इन्फोर्समेंट पावर्स 2000 में और 2021 में। जो पेनल्टीज थी, जो पावर्स थी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, वो बढ़ा दी गई थी, काफ़ी पेनल्टीज से बढ़ा दी थी ताकि लोग सीरियस लें इन्वायरमेंट वाले इस टॉपिक को। रूल्स इंप्लीमेंटेड, काफ़ी सारे रूल्स बने थे, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA रूल्स मैंडेट प्रायर अप्रूवल फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड में इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले डेवलपमेंट के लिए एक इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग वो स्टेप अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए एक प्रायर अप्रूवल की जरूरत थी। हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने थे, प्रोवाइड गाइडलाइंस, जिसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई थी हैंडल करने के लिए, अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए और डिस्पोजल करने के लिए हजार्डस वेस्ट को। हजार्डस मतलब होता है डेंजरस। ओके, अब इसमें एक केस लॉ है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। द कोर्ट डायरेक्टेड द क्लोजर ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लाइक ताजमहल नियर द ताजमहल, सॉरी, ताजमहल के आसपास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ताजमहल के आसपास काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो ताजमहल की जो मार्बल है, वाइट मार्बल, उसको अफेक्ट कर रही थी। आपने देखा होगा, मतलब काफ़ी सारी फोटोज आपके पास अवेलेबल हैं गूगल पर कि ताजमहल कितना वाइट सा नज़र आता है, बट उस पर जो येलोइश कलर का थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर दिखता है हमें दूर से देखने में शाम के टाइम, तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ के जो उसके ताजमहल के आसपास जो सराउंडिंग्स में इंडस्ट्रीज हैं, उसका जो मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं, उस पॉल्यूशन की वजह से वो ताजमहल के मार्बल पर इफेक्ट करता है और वो हार्म हो रहा है। तो ताजमहल एक प्रीशियस चीज़ है हमारे पास, एशियन टाइम का, मतलब बहुत ज़्यादा, उसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। अब उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला केस लॉ था, जिसमें क्या कहा गया था कि ताजमहल के नियर जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, उनका क्लोजर करा दिया जाए, बंद करा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट केस इज चेन्नई मेट्रोपोलियन वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस T.N. गोदावरमन त्रिमुलपद 2006 का टफ नाम है। द कोर्ट इंटरप्रेटेड द स्कोप ऑफ एनवायरमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन। इस केस लॉ के अंदर कोर्ट ने एनवायरमेंट के स्कोप को और इसकी प्रोटेक्शन को अच्छे से इंटरप्रेट किया था कि आखिर में ऐसा है, इसमें है क्या ऐसा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री। एयर पॉल्यूशन को कम करना। अमेंडमेंट्स इसमें आई थी, की अमेंडमेंट्स थी इसमें कुछ 1987 की, 1989 की और 2019 की, जिसमें बताया गया था कि मॉनिटरिंग करना स्टैंडर्ड्स को एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग और पेनल्टीज को हाई करना ताकि लोग सीरियसली लें इस चीज़ को। फंक्शंस ऑफ CPCB क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एक बोर्ड है जिसमें एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को सेट किया जाता है। ओके, इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट इंक्लूडिंग द सेटिंग ऑफ एमिशंस लिमिट कर दी जाए फॉर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। इसमें एक केस लॉ है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। द कोर्ट डायरेक्टेड द फेजिंग आउट ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज इन एरियाज एक्सीडिंग एयर पॉल्यूशन लेवल्स। दिल्ली व्हीकुलर पॉल्यूशन केस है इसमें। द कोर्ट ऑर्डर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स दैट इज CNG टू रिड्यूस व्हीकुलर एमिशंस। व्हीकुलर एमिशंस ना हो इसलिए CNG को मैंडेट कर दिया गया था। ये केस लॉ अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। नेक्स्ट इज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। अब इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फॉर द prevention and control of water pollution and the maintenance of water quality in India. अमेंडमेंट इसमें आई थी दो, 1988 की और 2012 की अमेंडमेंट्स दैट इन्हांस द स्कोप एंड पेनल्टीज। इसमें भी वाटर पॉल्यूशन के स्कोप को इन्हांस कर दिया गया था, बढ़ा दिया था, समझा दिया था और पेनल्टीज को हाई कर दिया था। इसमें की प्रोविजंस हैं सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑन द डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट obtaining consent to discharge pollutants। अब इसके अंदर भी एक केस लॉ है वेलोर सिटीजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1966। द कोर्ट emphasized strict implementation of water pollution controls। नेक्स्ट केस लॉ है
Upendra Bakshi versus State of UP 2004. The Supreme Court ordered closure of polluting इंडस्ट्रीज नियर रिवर्स, रिवर्स के आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जो पॉल्यूशन क्रिएट करती थी उनको बंद करने का ऑर्डर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. नेक्स्ट केस लॉ इज फॉरेस्ट एक्ट 1927. इसका ऑब्जेक्टिव था टू कंसोलिडेट लॉज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. अमेंडमेंट्स इसमें बस एक ही आई थी 1980 की अमेंडमेंट, जिसने अलाउ किया था मोर स्ट्रिंजेंट मेजर्स, बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स को अलाउ किया था, अलाउंस में लाया था अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट और फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट. इसमें कुछ की प्रोविजंस हैं सेक्शन 2 एंड सेक्शन 26, जिसके अंदर कहा गया है प्रोवाइड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट. सेक्शन 26 में बताया गया था प्रोहिबिट्स एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग एंड अनऑथराइज्ड ट्री फेलिंग. इसमें भी कुछ केस लॉ हैं. रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1987. द कोर्ट बैंड माइनिंग ऑफ डून वैली फॉरेस्ट, ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था. वेस्ट बंगाल इन्वायरमेंट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995. द कोर्ट इंटरवीन्ड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरियाज इन बंगाल. कोर्ट ने इंटरवीन किया था वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब इसमें हमारा 10th पॉइंट है प्रिंसिपल्स गवर्निंग इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जिसके अंदर पहला आता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. उसका ऑब्जेक्टिव है दिस प्रिंसिपल मेक्स द पॉल्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग फॉर द इन्वायरमेंट डैमेज कॉज बाय देयर एक्टिविटीज. कोई भी पर्सन है अगर उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है तो वो उसके लिए कंपनसेशन पे करेगा वो पर्सन. ये है बस पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अंदर. इसका लीगल बैकिंग है एंशरिंग द आर्टिकल 21 right to a healthy environment and upheld various court rulings. Application in legislature used extensively in Environment Protection Act 1986 and Water Protection Act. ठीक है. अब इसके अंदर एक केस लॉ गिवन है इंडियन काउंसिल ऑफ इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996. द कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग रिवर्स टू कंपनसेट द इफेक्टिव कम्युनिटी. नेक्स्ट केस लॉ स्टरलाइट इंडस्ट्री वर्सेस तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2013 का ही है. द सुप्रीम कोर्ट रीइंटरेटेड द पॉल्यूटर प्रिंसिपल. इसमें पॉल्यूटर प्रिंसिपल को फिर से बताया था कि अगर कोई पर्सन किसी भी किस्म का पॉल्यूशन क्रिएट करेगा इन्वायरमेंट के अंदर तो वो उसे पे करेगा कंपनसेशन को. ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. इसका ऑब्जेक्टिव था इट रिक्वायर्स टेकिंग प्रिकॉशनरी एक्शंस टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल हार्म इवन इफ द फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी इज लैकिंग. हम इस प्रिंसिपल के अंदर ये है कि प्रिकॉशंस लेने हैं हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इन्वायरमेंट में कोई हार्म ना हो. कोई भी साइंटिफिक सर्टेनिटी अगर होती है जो कि हम लगा सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, सपोज मुझे पता है कि अगर मैं अपना फ़ोन फेंक के मारूंगी दीवार में तो कुछ असर होगा नहीं पर मेरा फ़ोन ज़रूर टूट जाएगा. मुझे पता है ये चीज़, फिर भी मैं जान के अपना फ़ोन मार रही हूँ तो वो मेरी गलती है. मैं उसे प्रोटेक्ट करके रखूँ, उसे संभाल के रखूँ फ़ोन को, वो मेरी ड्यूटी है. ऐसे ही मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट करके अगर मैं इन्वायरमेंट में करूँगी तो उससे मेरा ही इन्वायरमेंट खराब हो रहा है. अगर मैं फ़ोन दीवार में देख के मार रही हूँ तो घर की दीवार मेरी ही खराब हो रही है, मेरा फ़ोन मेरा टूट रहा है. ठीक है, तो मैं ऐसा मुझे जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं साइंटिफिकली कि हाँ अगर हम ऐसा कुछ गलत करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट में हार्म होगा, तो हमें उसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. इसका लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आता है डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस थ्रू द कोर्ट्स. इसमें केस लॉ है फिर से वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996. द कोर्ट लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर्स इन द एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गंगा पॉल्यूशन केस अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने 2017. द कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज टू अडॉप्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन. नेक्स्ट है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन. ऑब्जेक्टिव है इसका नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट आर हेल्ड इन ट्रस्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. लीगल फ्रेमवर्क इसका है ओरिजिनली अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द रोमन लॉ. इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन इन्वायरमेंटल लॉ. इसके अंदर केस लॉज बता रखे हैं MC मेहता वर्सेस कमलनाथ. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट कैन नॉट सेल लैंड एडजेसेंट टू द रिवर्स एज होल्ड दीज रिसोर्सेज इन ट्रस्ट. जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे गवर्नमेंट उनके आसपास कोई भी किसी भी मतलब उसके एडजेसेंट कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश नहीं कर सकती जहाँ पर लैंड खराब मतलब लैंड का ऐसा यूज़ होगा जहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट होगा जिससे हमारी वाटर बॉडीज़ को इफेक्ट पड़े, हमारे लिविंग लाइफस्टाइल को इफेक्ट पड़े. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड नॉर पोर्ट ट्रस्ट केस 2007. इसके अंदर द
इसके अंदर था द कोर्ट एक्सटेंडेड द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को अच्छे से और इन्हांस कर दिया था टू प्रोटेक्ट कोस्टल रिसोर्सेज फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं कोस्टल रिसोर्सेज उन पे कोई इफेक्ट ना आए। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? एम्स टू मीट द नीड्स of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब है कि अपनी नीड्स को, जो प्रेजेंट में हमारी नीड्स हैं उनके साथ थोड़ा बैलेंसिंग करना, कॉम्प्रोमाइज करना उनकी एबिलिटी को, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। अब जो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, अब हम भी चाहेंगे कि वो आज के बाद 10 साल बाद हमारी जो जनरेशन होगी, फ्यूचर जनरेशन को भी वो ये सब रिसोर्सेज एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए हमें एक बैलेंसिंग वे में स्टेबलाइज तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग देम। अब इसका लीगल बेसिस क्या है? इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन एनवायरमेंटल लॉ थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। इसका प्रिंसिपल्स के अंदर, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे अब। इंटीग्रेशनल इक्विटी, ठीक है, जिसके इसके अंदर है इंश्योर्स दैट द डेवलपमेंट डजंट कॉम्प्रोमाइज द एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो डेवलपमेंट है उसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। सस्टेनेबिलिटी इन इंडस्ट्री एंड मैं बहुत ज़्यादा फंबल करने लग जाती हूँ स्पीड में बोलने के चक्कर में। सस्टेनेबिलिटी इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, जिसके अंदर ये है कि बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। अब इसके अंदर कुछ केस लॉ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का एक केस लॉ है। द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक नीड्स विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट केस लॉ इसके अंदर गौरी मलुइकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का एक केस लॉ है। द कोर्ट हाईलाइटेड द नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इसमें हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम एनजीटी कहते हैं। उसकी पावर्स और उसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। एडजुडिकेशन क्या है? द एनजीटी हैज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन टू हैंडल ऑल केसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। एनजीटी का सिर्फ मेन जो पर्पस है वो काम यही है कि एनवायरमेंट से रिगार्डिंग जो भी स्टेप्स हैं वो प्रोटेक्शन के लिए लिए जाएं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएं और लॉज को प्रोटेक्ट करा जाए और बनाया जाए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। रिलीफ एंड कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। द ट्रिब्यूनल कैन अवार्ड कंपनसेशन कह सकता है देने के लिए टू द विक्टिम्स ऑफ द एनवायरमेंटल हार्म। जो विक्टिम्स हैं, जिनको नुकसान हुआ है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल हार्म की वजह से, वो दूसरा बंदा उसको कंपनसेट करेगा जिसने वो हार्म कॉज करा है। सुपरवाइजरी रोल होता है एनजीटी का, हैज द पावर टू मॉनिटर कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस। एनवायरमेंटल लॉज और रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना, उसे मॉनिटर करना, ये उसकी पावर होती है। सुपरवाइजरी काम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। अब इसके सिग्निफिकेंट केसेस हैं। Art of Living versus Union of India 2016, the tribunal directed compensation for environmental damage caused by an event on Yamuna flood plains। ये आप केस लॉ अच्छे से पढ़ लेना, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, अच्छे से आप रीडिंग करेंगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टरलाइट कॉपर प्लांट केस 2018 का, जिसके अंदर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर करा था फॉर द क्लोजर ऑफ कॉपर प्लांट को बंद करने के लिए, क्योंकि वो पॉल्यूशन के नॉर्म्स को वायलेट कर रहा था। पावर्स ऑफ एनजीटी क्या होती हैं? पावर्स ऑफ एनजीटी की अगर हम बात करें तो सेक्शन 19 और सेक्शन 25 में गिवन है, जिसमें सेक्शन 19 एम्पावर्स करता है इट टू हेयर अपील्स, अपील को हेयर करना और एप्लीकेशंस को हेयर करना एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। सेक्शन 25 कहता है जो पावर देता है एनजीटी को, जो इम्पोज कर सकती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स लेने के लिए पावर्स इम्पोज कर सकता है कौन? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब हम आ जाते हैं एनवायरमेंटल लॉ के कंक्लूजन पे। ये थे हमारे सारे एनवायरमेंटल लॉ के टॉपिक। अब हम एनवायरमेंटल लॉ के कंक्लूजन की बात करते हैं। तो इसका कंक्लूजन मैंने काफ़ी बड़ा रखा है और मैंने लास्ट में एक फाइनल थॉट दिया है अपनी तरफ से। इसका कंक्लूजन में आप जो भी आपका एग्जाम में टॉपिक आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके पार्लेंस में आप उसे डिस्क्राइब करेंगे कंक्लूजन को अपनी लैंग्वेज में। ये बस मैंने आपको एक जस्ट समझाने के लिए दिया था, आपको समझ आ गया होगा एनवायरमेंटल लॉ एग्जिस्टेंस क्या है, एनवायरमेंट लॉ का एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्ट कैसे करता है और एनवायरमेंट लॉ यूज़ कैसे होता है और इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या कौन कौन से केस लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो जो इंपॉर्टेंट है, जो भी केस लॉ, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सेपरेटली इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है इन्वायरमेंट लॉ के अंदर। आपको अच्छे से हर एक चीज़ कवर करनी है। मैंने हर टॉपिक का एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर दे दिया है रेडी करके, आपको नोट्स दे दिए हैं ताकि आप इसे पढ़ें और आपको एक बेसिक चीज़ पता लग जाए, एटलीस्ट आपको नॉलेज हो कि हाँ उसको हम ये कहते हैं। पॉलिटिक्स पे प्रिंसिपल आपको पता हो क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आपको पता हो क्या कहते हैं, एक नॉर्मल एक बेसिस दे दिया मैंने आपको। अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। The legislative framework and the judicial interventions in India emphasize the critical importance of the balancing economic development with environmental protection through various enactments के through, principles के through और tribunal mechanism। जो NGT हमारा बना था वो tribunal है हमारा, okay। The Indian legal system has established a comprehensive approach to address environmental issues। Here's a consolidate conclusion based on the topic discussed। जो हमने ऊपर टॉपिक डिस्कस करे हैं उन पे कंक्लूजन दिया, मैंने कंक्लूजन दिया है टॉपिक वाइज, ताकि हर टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपना एक कंक्लूजन लिख सकें या अपनी लैंग्वेज में उसे ऑल्टर कर सकें और उसे ठीक से प्रेजेंट कर सकें अपने एग्जाम में। First is comprehensive legislative framework। Laws such as Environmental Protection Act, the Environment Protection Act 1986, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Forest Act 1927 provides a robust foundation फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन सब का एम क्या है? इन सारे जो ये एक्ट हमें गिवन है, ये सारे एक्ट का एम हमारा यही है कि हम इन फाउंडेशन जो है इन्वायरमेंट की उसे क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकें। ओके, these enactments established a mechanism for pollution control, natural resources conservation and punishment for violations। इसमें पनिशमेंट दे रखी है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के मेजर्स दे रखे हैं, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के टाइप्स कंजर्व करने के तरीके बता रखे हैं। डिस्पाइट देयर इफेक्टिवनेस, stricter enforcement and modern amendments are needed to tackle emerging challenges like climate change and plastic pollution। Okay, next is guiding environmental principles। Polluter pay principle ensures accountability by making polluters financially responsible for the harm caused। Polluter pay principle, जिसने नुकसान करा है वो पैसे देगा, जिसने नुकसान करा है इन्वायरमेंट को हार्म करा है अपने वजह से वो पैसे देगा, ठीक है, जिसको नुकसान हुआ है उस पॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जो हमें बताता है कि हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमको कुछ मेजर्स लेने चाहिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव एक्शंस टू अवॉइड इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल डैमेज, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में कोई डैमेज होगा तो वो इरिवर्सिबल होगा, हम उसे बदल नहीं सकते, हम उसे फिर से वैसा नहीं कर सकते। वो हो गया तो हो गया, अब वो हमें नुकसान हो गया, अब हमें लाइफ टाइम वो नुकसान झेलना पड़ेगा। हमारा रिसोर्सेज कोई खराब हो गया तो हो गया, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको हम फिर से उसी मतलब बैक पोजिशन में नहीं ला सकते। सेम जो पोजिशन उसकी पहले थी खराब होने से पहले, अब हम उसको वैसा नहीं ला सकते। नेक्स्ट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन reinforces the government's duty to act as a trustee natural resources of a public welfare। Sustainable development promotes a balance between development and conservation of the intergeneral equity। Indian courts have played a pivotal role in institutionalizing these principles through landmark judgments, ensuring that environmental protection is not compromised in the pursuit of economic progress। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा अच्छा लगा मुझे ये। आप अपने कंक्लूजन में ना थोड़े इस टाइप के वो डालेंगे लाइंस, इस टाइप का थोड़ा कंटेंट डालेंगे ना तो आपका कंक्लूजन थोड़ा इफेक्टिव लगता है। ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ जुडिशरी एंड एनजीटी। The Supreme Court of India and the National Green Tribunal, that is NGT, have significantly contributed to enforcing environmental laws, ensuring compliance regarding environmental laws। लैंडमार्क केसेस इसमें के अंदर हैं जो मैंने आपको बताया थे, वेलफेयर फोरम, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ लिविंग केस, जिसने सेट किया था एक लीगल प्रेसिडेंट फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कंपनसेशन फॉर एनवायरमेंट डैमेज एंड कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, the NGT, with its specialized focus, has accelerated the resolution of environmental disputes and imposed strict penalties on violators. However, there remains a need for strengthening the NGT's infrastructure and expanding its jurisdiction for better implementation। Next point is challenging and recommendations। Lack of enforcement and coordination among pollution control boards, loopholes in legislation leading to the exploitation by industries, emerging issues like climate change, plastic pollution and urban waste mismanagement। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें challenges और recommendations बता रखे हैं कि हम environment को protect करने के लिए क्या क्या challenges हमारे पास हैं, क्या क्या हम recommend कर सकते हैं,
तो चैलेंजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एनफोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। लूप होल्स जो है लेजिस्लेशन के अंदर उनको हम कॉन्कर कर सकें, कॉन्कर करना चाहिए। मतलब एमर्जिंग इश्यूज जो भी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से, अर्बन वेस्ट मिसमैनेजमेंट की वजह से जो भी चेंजेस होते हैं, इश्यूज सॉरी रेज होते हैं, उनको हमें सही करना चाहिए। रिकमेंडेशंस हैं स्ट्रेंथन लेजिस्लेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, पेनल्टीज को और ज़्यादा हाई करना चाहिए ताकि लोग इसको सीरियसली ले सकें। रेगुलरली अपडेट लॉज टू एड्रेस मॉडर्न इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। जो मॉडर्न इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं, जो हार्म करते हैं सोसाइटी को, जो इन्वायरमेंट को, उसमें अपडेट करना चाहिए लॉज को जल्दी जल्दी अपडेट करना चाहिए, पेनल्टीज को हाई करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस लानी चाहिए, प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन एफर्ट्स, कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हम रिकमेंड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन हैं ये इन्वायरमेंटल लॉ के रिगार्डिंग। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यूटिलाइज AI, that is artificial intelligence, IoT and other technologies for real time monitoring the pollution को मॉनिटर करने के लिए कि कहाँ पे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, किस वाटर बॉडी का कितना नुकसान हो रहा है। हमें AI की जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं इनकी हेल्प लेनी चाहिए ताकि अच्छे से हम अपने पॉल्यूशन के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन फ्री उसको बना सकें। इंटरनेशनल कॉपरेशन, अलाइन डोमेस्टिक पॉलिसीज विद ग्लोबल कन्वेंशंस लाइक द पेरिस एग्रीमेंट फॉर द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ठीक है, अब एक फाइनल थॉट है, ये प्रॉपर कंक्लूजन है जो मैंने लिखा है आपके लिए। द जर्नी ऑफ एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया इज अ टेस्टामेंट टू द इवॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। वाइल सिग्निफिकेंट स्टडी that have been made in creating legal safeguard and enforcing them, the future of environmental protection lies in proactive governance, sustainable development practices, and public participation. By adhering to the principles of equity, accountability, and intergenerational responsibility, India can lead the way in fostering a harmonious relationship between progress and preservation. तो ये जनरल सी बात थी जो आप चाहें तो अपने कंक्लूजन में ऐड कर लें। ये मैंने एक अपना फाइनल थॉट दिया था आपको समझाने के लिए कि इन्वायरमेंटल लॉ का मेन जो मतलब है वो रिलेशनशिप बनाना है ह्यूमंस और नेचर के बीच में। हमारा जो ह्यूमन और नेचर के बीच रिलेशनशिप को कंडक्ट कराना है, लीगल सेफगार्ड्स लेना है ताकि फ्यूचर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सके। गवर्नमेंट के थ्रू भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है ताकि हमारा एनवायरमेंट मतलब प्रिजर्व रह सके फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। और उसको मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट की प्रिंसिपल्स हैं उसको अडेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरजनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। और इंडिया को लीड करना चाहिए फॉस्टरिंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्रेस एंड प्रिजर्वेशन। इंडिया को रखना मतलब अपने आप को ऐसा प्रोग्रेस में लाना चाहिए, ऐसी ग्रोथ करनी चाहिए जहां पर एनवायरमेंट की प्रोग्रेस भी हो सके और एक प्रिजर्व रह के भी हमारा एनवायरमेंट चल सके फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। सो गाइज, ये हमारा था पूरा का पूरा एनवायरमेंटल लॉ इन वन शॉट। आपको सारे टॉपिक इसमें कवर मिल गए होंगे, आपको बहुत हेल्प होगा। आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे मेल कर दें, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी। और कोई भी आपको अगर इशू हो इस वीडियो में या किसी और वीडियो में, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन मेल मी। और कोई अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ आपको कुछ भी क्लैश हो, कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल and follow me on Insta as well if you want to if you want any kind of guidance from me, either personal or professional. So we will meet in the next video. Thank you.